दोपहर के वक्त जब दिल सीने से बाहर आने लगा तो उसने बच्चियों को उठाया और रेलवे स्टेशन की जानिब चल निकली। शाम की ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वह इस झूठे मसनवी और तरस से लबरेज रिश्ते से राह फरार इख्तियार करना चाहती थी। वह शौहर की तरफ से भीख में मिलने वाली सिसकती बिलखती जिंदगी से भागना चाहती थी। वह दूर दराज कहीं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां उसे सुकून मिले। वह 2 रोज की रोटियों की आड़ में अपनी बच्चियों और खुद को किसी ताला आजमा के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्चियों पर कोई रहम खाकर उन्हें 2 रोटी दे, या फिर उनका खुद का बाप ही बच्चियों के सामने दूसरी औरत से रिश्ता रखे और दूसरी औरत से बच्चे पैदा करके उसकी बच्चियों को भी आजमाइश में डाले। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन के सामने उसे भीख मांगना पड़े अपने शौहर से तवज्जो की, अपने शौहर से ध्यान की। लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसे बहुत ज्यादा खुद पर भी तरस आ रहा था और अपनी बच्चियों पर भी। वो अपनी बच्चियों को किसी ताले आजमा के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सोच रही थी कि 2 रोटियों का ही तो सारा झगड़ा है, ये तो उसे कहीं से भी खाने को मिल ही जाएंगी। शायद इसके भाई के घर भी। आखिर इसका सगा भाई था, उसकी माँ का इकलौता बेटा। ट्रेन में सवार हुई तो भानत भानत के लोग रश की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। वह बच्चियों को लेकर ट्रेन के दरवाजे के पास लेटरिन के दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई, जहां से बदबू के भभोके उड़ उड़कर उसकी नाक के नथनों को जला रहे थे। उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा कि अपने शौहर के ही घर से अपनी बच्चियों को लेकर ऐसा सफर करना पड़ेगा जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई औरत सोच भी नहीं सकती। क्योंकि औरत मर्द की मानीन बहुत कमजोर होती है जिस्मानी तौर पर, और हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास का माहौल है, वो तन्हा औरत को देखकर पता नहीं क्या क्या मंसूबे इख्तियार कर लेता है। उसने दुपट्टे के एक पल्लू का रुमाल सा बनाकर अपनी नाक पर रख लिया। 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद रेलगाड़ी ने मर्जीपुर के स्टेशन पर ब्रेक लगा दिए। मर्जीपुर आकर उसे एक चैन की सांस तो मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या उसका सगा भाई उस पर रहम खाकर उसे और उसकी बच्चियों को कबूल करेगा? क्या उसकी भाभी जो हर वक्त उसे काटने दौड़ती थी, क्या वो उसकी मदद करेगी? क्या उसे उसका भाई कबूल करके उसकी और उसके बच्चों की परवरिश कर पाएगा? ये अभी आबेदा को बिल्कुल भी नहीं पता था। आबेदा चंगची रिक्शे पर बैठी रात गए थकी हारी भाई के दरवाजे पर पहुंच गई। दोनों बेटियों और कपड़ों की एक गठरी के साथ वो अपने सगे भाई के दरवाजे पर खड़ी थी। ये आस लगाए कि मेरा भाई मुझे रुसवा नहीं करेगा, मेरा भाई मुझे कबूल कर लेगा। दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई भी हरकत नहीं हुई, कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया दरवाजा खोलने के लिए। दोनों बेटियों और कपड़ों की एक गठरी को थामकर उसने दरवाजा अंदर की जानिब धकेला तो दरवाजा अंदर से बंद निकला। दरवाजा काफी देर बजाने के बाद खुला तो उसकी भाभी बशरा उसको सामने देखती ही झेप गई। उसे तो मानो काटो तो खून न निकले। वो इसे देखकर ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कोई गैरों के साथ भी ना कहे। उसका हाल पूछना तो दरकिनार, उसने उसे अंदर आने का भी नहीं कहा। सफर की थकन और शौहर की बेवफाई के छींटों के आसार उसके चेहरे पर मंडला रहे थे। मनाहिल के रोने के बाद वह घड़ोची पर पड़े पानी के घड़े से पानी भरकर वापस पलटी तो उसके दुपट्टे का पल्लू घड़ोची के एक पाए में फंस गया। उसने जोर लगाकर दुपट्टा खींचा तो घड़ा धड़ाम से नीचे गिरकर करची करची हो गया। बुशरा भागे भागे आबिदा की तरफ लपकती और उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। बीबी कौन सा हल चलाकर आई है जो आते ही पानी पर गिर गई? मनहूस कदमों के घर पर पड़ते ही नुकसान होना शुरू हो गए हैं। तुम हो ही मनहूस, दिखने में भी और किरदार से भी। तुमने आते ही 200 रुपए का घड़ा फोड़ दिया और उसे फोड़कर यहाँ साबित कर दिया कि तुम बड़ी मनहूस हो और तुम्हारे आने से हमें नुकसान ही नुकसान होना है। फायदा तो तुम कुछ दे ही नहीं सकती किसी को भी। तुमने अपनी मनहूसियत यहीं से साबित कर दी कि 200 का घड़ा मिनटों में तोड़कर राख कर दिया। कमबख्त, जब तुम्हारी माँ मर चुकी है, माँ मर खप गई है और ये घर वो छोड़ गई है, तो तू क्यों आती है यहाँ पर? आखिर तेरा यहाँ पर क्या काम है? तुम्हारे भाई ने कभी भी जिक्र नहीं किया तुम्हारा, यहाँ तक कि वो तो बात भी नहीं करता तुम्हारे बारे में, और तुम चली आई यहाँ पर मुंह उठा के।
आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? एक माँ थी जो मर नहीं रही थी और अब वो मरी है, तो बहन आकर यहाँ हमारे सर पर तांडव कर रही है। कभी अपने भाई के बारे में सोचा भी है कि कैसे कमाता है वो? 200-300 का दिहाड़ीदार है बेचारा, अपने बच्चे मुश्किल से पाल रहा है। अब तुम्हारी लोहली बेटियों के लिए जहर कहाँ से लाएगा? बताओ जरा, तुम क्या यहाँ पर इन्हें मारने आई हो या जहर दिलवाने आई हो हमसे? आखिर तुम सब मुझसे चाहती क्या हो? तुम्हारी माँ से हमें बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला था और अब तुम आ गई हो यहाँ पर हमारी छाती पर मूंग दलने। अब बता, मैं तेरे भाई की कमाई से घर चलाऊं या तुम्हें जहर खिलाऊं? क्या करूं बताओ? आबिदा के लिए बुशरा का ये रद्द अमल नया नहीं था, मगर वह इतनी जल्दी उसके भड़क उठने की तवक्को नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद असलम घर आया तो बुशरा उसको बाजू से खींचकर साथ वाले कमरे में ले गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि असलम किसी भी तरह से इन लोगों को सपोर्ट करे या अपनी बहन पर तरस खाकर उसे यहाँ रख ले। बुशरा तो चाहती थी कि असलम उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे। देखो असलम, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरी तबीयत का, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये मनहूस अपनी अपाहिज लड़कियों को लेकर यहाँ आन टपकी है। मुझे तो लगता है खाविन से लड़कर आई है। अगर ऐसा है तो इसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं। हमारी बला से जहाँ मर्जी ये जाए। मेरे पेट वाले बच्चे पर इसकी मनहूस बच्चियों का साया पड़ेगा तो वो भी पता नहीं कैसा पैदा होगा। तुम भी जानते हो मैं बहुत परेशान हूँ पहले इन सब चीज़ों को लेकर। मैं नहीं चाहती कि ये मनहूस यहाँ पर कदम भी रखे और मेरे आने वाले बच्चे पर इसकी छाया पड़े। मैं नहीं चाहती ये ज़्यादा दिन इधर रहे। ऐसा ना कहे बुशरा, इंसान को अल्लाह के कहर से डरना चाहिए। आबिदा कई सालों बाद इधर आई है, चंद दिन यहाँ रहकर वापस चली जाएगी। तुम अब मजीद कोई बात ना करना। असलम बुशरा से डरते डरते बात करता है। क्यों ना करूं बात? मैं करूंगी बात। तुम कौन सा लाखों कमाते हो जो 3 जियों का बोझ अपने कंधों पर उठाओ और तुम्हें कोई परवाह ना हो? बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुप रहो खुदा के लिए, वह यहीं आसपास है, सुन लेगी। मेरी सगी बहन है, लोग परायों के साथ भी ऐसा नहीं करते। बस मुझे नहीं पता। हाँ, एक शर्त पर ये यहाँ चंद दिन रह सकती है, अगर रोजाना हमारे साथ गंदुम की कटाई पर जाए तो। जितनी काटेगी इतनी खाएगी। चलो ठीक है, कल से आबिदा को भी साथ कंकों पर ले जाएंगे। आबिदा बाहर सहन में खड़ी ये तमाम बातें सुन रही होती है। एक सर्द आह उसके गलों के गिर होती है। कुछ देर आसमान की तरफ तकने के बाद वह कमरे की जानिब चल पड़ी। रात की घनी स्याही घर के बोसीदा दरो दीवार को भयानक खंडर बना रही थी। छोटी छोटी दीवारों से अंधेरा और वहशत अंदर सहन में झांक रहा था। कैसी हो आबिदा? वह भाई के सवाल पर कोई रद्द अमल नहीं दे पाती। असलम बच्चियों के सर पर हाथ फेरकर बाहर की जानिब सरक गया। देखो तो असलम, मिनाहिल को तेज बुखार है। आबिदा मिनाहिल की गर्दन और पेट पर हाथ रखे सहन में खाना खाते भाई से मुखातिब हुई थी। हाँ, बुखार तो है, पर इस वक्त सरकारी अस्पताल बंद होता है गांव वाला। कल दिखा लेंगे इसे। तुम इसके माथे पर पानी की पट्टियां करो, बुखार उतर जाएगा। आबिदा ने गुस्सैली और इल्तिजाई नजरें भाई के चेहरे पर गाड़ दी। उसने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर खाना खाने में जिट गया। रात गए बेटी को गोद में लिए वह रोती रही। रात के आखिर पहर वह बगैर पंखे के कमरे में पसीने से शराबोर और बुखार से तपती नन्ही मिनाहिल को उठाकर बाहर सहन में आई, जहां असलम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। असलम? असलम? हाँ, क्या है आबिदा? असलम नींद की बड़बड़ाहट में आबिदा की आवाज पर बस इतना सा रद्द अमल दे सका। यहाँ से सवेरे वाली रेलगाड़ी कितने बजे निकलती है? क्यों, क्या करना है गाड़ी का? वह अभी भी नींद में होता है। मैंने अपने घर वापस जाना है 7 बजे। असलम काफी हद तक नींद से बेदार हो चुका था और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ निकल गई कोई नहीं जानता।